अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ साइकोलॉजी। देखें, साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट studies mental state and process and behavior in human and other animal। साइकोलॉजी में जो है ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ठीक है, कि इसमें हम एक्सपेरिमेंटल जो है, इसमें लिबर्टी जो है, ये सब कुछ जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें स्टडीज़ करते हैं मेंटल स्टेट को, प्रोसेसेस को, मेंटल कि हमारा ब्रेन जो है वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, हमारे बिहेवियर को, ठीक है, किनके, ह्यूमन के या अदर एनिमल्स के। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए गए जो कि एक इंसान के ऊपर नहीं हो सकते थे, तो एनिमल के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, ताकि जो है वो जो उनका रिज़ल्ट आ रहा है वो फिर हम जो है एक इंसान के ऊपर अप्लाई कर सकें। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिहेवियरिज्म थे जिन्होंने डॉग के ऊपर, पिजन्स के ऊपर, मोंकी के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए और फिर उनसे उन्होंने बिहेवियर जो है वो देखा कि भाई अगर ये हम ऐसी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो ये आउटकम होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजी में ऐड करी और वो एज़ अ बिहेवियरिस्ट या एज़ अ हम लोगों का जो बिहेवियर मॉडिफाई करवाते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो सेकेंड, यूज़ अगर हम की इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस फेनोमेना इंक्लूडिंग फीलिंग एंड थॉट। अच्छा, जो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस है, आप ये समझ लें कि भाई हमारे माइंड के ना स्टार्टिंग में 3 हिस्से बनाए गए जिनको नाम दिया गया कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। तो इस पर एक फ़र्दर डिटेल वीडियो में बनाऊंगी तो उस पर फिर आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप ये समझ लें कि मतलब कॉन्शियसनेस वो जो आपके मतलब माइंड में है, आप अच्छे से उसको रिकॉल कर सकते हैं। और अनकॉन्शियस वो जिसमें आपको इतना मतलब आपके ड्रीम्स हो गए और आपको नींदों में जो स्टेट होती है ना, आप उस चीज़ को कह सकते हैं भी अनकॉन्शियसनेस। जब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगी तो फिर मैं आपको उसको पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगी या समझाऊंगी। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर वेयर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। देखें, बाज़ दफ़ा हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई साइकोलॉजी जो होती है ना, ये सिर्फ क्या होता है, ये नेगेटिव बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर को और मॉडिफाई करके और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ रहा होता है। साइकोलॉजी जो होती है वो जस्ट हम मेंटल इलनेस के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। ये हम हमारे मास्टर में तो ये कहा जाता है कि भाई अगर किसी को साइकोलॉजिकल इश्यू है तो वो नफसियाती मरीज़ है, पागल है वो। ऐसा नहीं है। हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसमें हम माइंड के बारे में, हम प्रोसेसेस के बारे में, हम पूरी बॉडी के बारे में, हम फंक्शंस के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। हम ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हैं। अब एक बात बताएं, अब एक इंसान जो उसकी पूरी मतलब एक पूरा आप इंसान को स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर साइकोलॉजी क्ला रहा होता है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप पॉजिटिव इंसान को स्टडी कर रहे हो या नेगेटिव इंसान को स्टडी कर रहे हो। तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि साइकोलॉजी जो है वो दोनों बिहेवियर के ऊपर फोकस कर रहा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो। एंड द लास्ट इज साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। ये स्किनर ने कहा था, ये एक बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिस्ट ही है। और इनका जब स्कूल ऑफ थॉट आए थे तो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर पूरी डिफ़ाइन की गई थी। तो साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है वो बेस कर रही है। हमारा एक्सपीरियंसेस चेंज होते रहेंगे, एक्सपीरियंसेस हमारे क्या कहते हैं बढ़ते रहेंगे, तो हमारा बिहेवियर और जो है पर्सनालिटी वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट एंड स्किनर। अगर हम अकॉर्डिंग टू एपा बात करें, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की अगर हम बात करें, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई साइकोलॉजी जो है ना वो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। अच्छा, एक बात आप फिर जहन में रखें अपने, माइंड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है और ब्रेन जो होता है ना हमारे पास ऑर्गन होता है, ठीक है। द डिसिप्लिन
embrace all aspects of the human experiences, functions from the functions of the brain to the actions of nations, from child development to care for the aged. अब देखें साइकोलॉजी में हमारे पास माइंड और बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और इस डिसिप्लिन के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस आ रहे होते हैं, हमारे पास फंक्शन ब्रेन का आ रहा होता है, एक्शन आ रहा होता है चीज़ों का, चाइल्ड डेवलपमेंट आ रही होती है, उनकी केयर आ रही होती है। तो ये सब कुछ हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। साइकोलॉजी एक बहुत 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 ब्रॉड, मतलब बहुत ब्रॉड फील्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड वास्ट फील्ड है। आप अगर इसको ये कहें कि भाई साइकोलॉजी के अंदर से हम मेंटल इलनेस पढ़ते हैं तो ये गलत है। हम साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। हम चाइल्ड डेवलपमेंट देख रहे होते हैं, चाइल्ड ग्रो देख रहे होते हैं, हम उसमें बिहेवियर देख रहे होते हैं, इंटेलिजेंस देख रहे होते हैं, इमोशंस देख रहे होते हैं। हम साइकोलॉजी के अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस, मोटिवेशंस, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें देख रहे साइकोलॉजी, होते चाइल्ड हैं। साइकोलॉजी, अडल्ट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एनिमल एंड और कंपैरेटिव साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल साइकोलॉजी की। इट स्टडीज द बिहेवियर scope of human organism in general. Its scope is very large, but generally it studies normal organism. It is the mother of all other branches of psychology. जनरल साइकोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को जनरली डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनके मतलब ऑल ओवर जो एक्सपेक्ट होते हैं, मतलब आप ये समझ लें हम पूरे एक इंसान को स्टडी कर रहे होते हैं, पूरे एक इंसान का एक एक बॉडी पार्ट, एक एक हार्मोन, उसका माइंड, उसका मतलब समझ लें उसकी थिंकिंग, उसकी परसेप्शन, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मोटिवेशन, सब कुछ हम जनरल साइकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। जनरल साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब हम साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट जो होता है वो सिलेक्ट करते हैं तो हमें पहले सारी चीज़ें जो होती हैं जर्नल पढ़ाई जाती हैं, ताकि हर चीज़ का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाए। डायरेक्ट हमें स्पेसिफिक की तरफ लेके नहीं जाते हैं। जब जनरल साइकोलॉजी हमें पूरी पढ़ा दी जाती है, फिर हम स्पेसिफिक साइकोलॉजी की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी अलग हो गई, क्लिनिकल आपके पास अलग आएगा, इंडस्ट्रियल अलग आएगा। तो ये फिर अलग अलग जो साइकोलॉजी होती है, फिर ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजी के ऊपर लेके जा रहे होते हैं, और जनरल साइकोलॉजी के अंदर हम ये सब पढ़ रहे होते हैं। The broad study of the basic principle, problems, method underlie the science of psychology, including areas such as behavior, human growth, development, emotions, motivations, learning, the senses, perception, thinking, process, memory, intelligence, personality theory, psychological testing, behavior, सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ रहे होते हैं, बट जर्नल फॉर्म के अंदर पढ़ रहे होते हैं। हर चीज़ को बहुत डिटेल के अंदर लेके नहीं जाते, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है द सेंसेस, तो अब जैसे अब मैं आपको बात बताऊँ, जैसे अगर आप जनरल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो सेंसेस का जैसे एक चैप्टर होगा, बट जब आप और दूसरे सेमेस्टर के अंदर या और दूसरे स्पेसिफिक बुक्स उठा के देखेंगे तो सेंसेस के ऊपर एक पूरी बुक होगी, ठीक है, जो कि हमने जो सेंसेस पढ़े थे वो हमने क्या कहते हैं उसके अंदर पढ़े थे, न्यूरो डेवलपमेंट के अंदर। तो न्यूरो डेवलपमेंट के अंदर जब हमने सेंसेस पढ़े थे तो उसके ऊपर पूरी बुक जो थी वो सेंसेस के ऊपर थी। तो ये जो है ना, ये इसके अंदर आप जर्नल फॉर्म के अंदर पढ़ रहे होते हो, और बाकायदा ये एक अलग अलग बुक होता है, अलग अलग सब्जेक्ट है, और अलग अलग जो है ना इसके अंदर बहुत डिटेल होती है। जैसे पर्सनालिटी थ्योरी अलग सब्जेक्ट होता है, अलग इसके अंदर सारी थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर सारे टेस्टिंग पढ़ रहे होते हैं जो पर्सनैलिटी के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, जो पर्सनैलिटी को चेंज करेगी। इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल की पढ़ रहे होते हैं। एक अलग चैप्टर लें, ठीक है, और एक अलग सब्जेक्ट लें तो फ़र्क होगा। इसके अंदर सिर्फ आपको जर्नल मिलेगा, और अगर आप इनका एक सब्जेक्ट लेंगे तो उसके अंदर आपको एक पूरी डिटेल मिलेगी। अब हम बात करते हैं एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम पैथोलॉजी और एब्नॉर्मल बिहेवियर को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, जैसे डिप्रेशन आ गया, और ना ओसीडी आ गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ गए, जितने भी डिसऑर्डर होगा हम वो इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं एब्नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। और
क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है ना वो एक दूसरे से डिफर कर रही होती हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते हैं, मगर क्लिनिकल के अंदर हम ट्रीटमेंट देंगे। तो सिर्फ दोनों के अंदर ये फ़र्क होता है, बाकी क्लासिफिकेशंस, डायग्नोज, ये सब कुछ दोनों में सेम होता है। ठीक है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर हम जस्ट जो पर्सन होता है उसको पूरा जो है वो एग्जामिन कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं, उसका डायग्नोसिस दे रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। बट क्लिनिकल के अंदर हम उसको ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को कंटिन्यू करें तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन, इटोलॉजी, diagnosis, treatment and prevention of mental disorder and disabilities, also called a pathology। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि इसमें ट्रीटमेंट भी देंगे और उन्होंने आल्सो कॉल्ड पैथोलॉजी भी लिखा हुआ है। बट ऐसा नहीं होता। पैथोलॉजी जो होती है ना वो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर लेके जा रहे होते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ही जो है वो हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। और एबनॉर्मल के अंदर जो है वो पैथोलॉजी इतनी नहीं आ रही होती, हम जस्ट एक चीज़ को जनरल पढ़ रहे होते हैं, डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे होते हैं, बट हम उसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं देते। मैंने जब एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक पढ़ी थी तो मैं जो उसकी जो बुक होगी वो मैं उसका जो पिक्चर होगी वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिखी हुई होती है। तो ये हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस चाइल्डहुड डेवलपमेंट को। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ना ऑब्जर्व कर रहा होता है हाउ चाइल्ड इंटरेक्ट विद अदर पेरेंट्स, देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड देयर मेंटल डेवलपमेंट। देखें, चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी आपकी जब स्टार्ट हो जाती है जब इनसाइड द मदर बेबी डेवलप होना शुरू हो रहा होता है। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। फिर जब बेबी मतलब दुनिया में आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसका हम बिहेवियर देख रहे होते हैं कि भाई हम उसकी मेमोरी चेक कर रहे होंगे, उसका बिहेवियर चेक कर रहे होंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका इंट्रैक्शन देख रहे होंगे एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, उसका खुद का बिहेवियर अपने साथ मतलब कैसा, ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से बच्चा एग्रेसिव की तरफ जा रहा हो। स्ट्रेस लेवल देखेंगे। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, चाइल्ड जो होता है ना हमारे पास वो 18 बिलो होता है। आपके 18 साल से उम्र जितने भी बच्चे आ रहे होते हैं ये एज अ चाइल्ड कंसिडर हो रहे होते हैं। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी में ये होता है कि हम बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और हम 17 ईयर तक देख रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे उसका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और ना कॉन्शियसनेस जो है वो उसका डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, बच्चा जो है एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसी जा रही है। ऐसा तो नहीं उसकी मेंटल एज जो है वो लोअर हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो उसकी रियल एज हो। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है ना उसमें हम ये सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अडल्ट साइकोलॉजी। अब अडल्ट साइकोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, देखें, अडल्ट जो होता है ना वो आफ्टर 18 मतलब 18 ईयर का बच्चा हुआ, अब वो अडल्ट की तरफ आ गया। तो अडल्ट साइकोलॉजी के अंदर हम सारे जो मतलब आप ही समझ लें एक पूरा जो बंदा होता है ना उसको पूरा एग्जामिन करके पूरा पढ़ रहे होते हैं, उसकी एक एक डिटेल की तरफ जा रहे होते हैं, उसका बिहेवियर देख रहे होते हैं, उसके इमोशंस देख रहे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन देख रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देख रहे होते हैं, उसका आईक्यू देख रहे होते हैं, उसका क्या कहते हैं, उसकी ना ईक्यू देख रहे होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस देख रहे होते हैं, उसका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि भाई जो दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वो अपना खुद के साथ उसका क्या बिहेवियर है, उसकी जितने भी मतलब जो उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग कर रहे हैं नहीं या नहीं कर रहे हैं, उसके हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं हैं। तो हम सारा सब कुछ जो है वो अडल्ट साइकोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। अब बात आती है सोशल साइकोलॉजी की। देखें, अब सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या हो रहा होता है, सोशल साइकोलॉजी के अंदर ये हो रहा होता है दैट डील्स विथ सोशल इंटरेक्शन इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल। अब देखें, अब हम ये देख रहे होते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर कि भाई एक जो पर्सन है, ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट मतलब अब देखें, अब जैसे आप ये एग्जांपल है, आप अपने रूम में हैं अकेले, ठीक है, अब जैसे ही आप अपने रूम से निकल के अपने घर के कॉमन में जाके खड़े होते हैं या टीवी लाउंज में जाके खड़े होते हैं और आपके इर्द गिर्द लोग आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो आपका सोशल एनवायरनमेंट शुरू हो गया।
ठीक है। या आप अगर अपने घर, अपने एरिया की कोई स्ट्रीट पे जाके खड़े होते हैं और वहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, आपके आगे पीछे हैं, तो ये जो है ना वो आपका सोशल एनवायरनमेंट शुरू हो गया। अब ये है कि आप उस एनवायरनमेंट के अंदर लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, आप सोशली कैसे बिहेव कर रहे हो, आप सोशल मतलब लोगों के से क्या कहते हैं बातचीत कर रहे हो आप, वो आपसे कैसे बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जो ख़राब होती है, ठीक है, सामने वाला जो है अगर आपको, आपके पास क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आपको कुछ गलत कह रहा है, तो आप उसमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, मतलब अपने इमोशंस जो हैं उनको कैसे कंट्रोल करोगे, उनको कैसे क्या कहते हैं ओवरम ओवरकम करने की कोशिश करोगे। तो ये सारा जो है ना, ये हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर देख रहे होते हैं। और जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं अगर, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर भी देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारे पास ये हो रहा होता है हाउ ह्यूमन लर्न एंड रिटेन नॉलेज। ठीक है, प्राइमरली इन एजुकेशनल सेटिंग लाइक क्लास रूम। ठीक है, दिस इंक्लूड इमोशन, सोशल एंड कोग्निटिव लर्निंग प्रोसेसेस। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी में ये हो रहा होता है कि भाई हम जो है किसी स्टूडेंट का, ठीक है, बिहेवियर कैसे मॉडिफाई करवाएं। ठीक है, इन द सेटिंग ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की सेटिंग के अंदर हम किसी भी स्टूडेंट का जो है वो बिहेवियर कैसे मॉडिफाई करवाएं। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, भाई देखें फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं, ठीक है, 9 जो हैं एक चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं, एक टेस्ट के ऊपर जो है अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, फेल नहीं हो रहा। बट जो एक बच्चा है वो हर दफ़ा टेस्ट के अंदर फेल हो रहा है, तो उसका मतलब उसको कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में ये होगा कि भाई जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होगा ना, वो ये चीज़ नोट करेगा कि बच्चे को कहाँ चीज़ में किस जगह इशू आ रहा है। अगर ये इशू आ रहा है तो उसको कौन सा थेरेपी या कौन सा जो ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना चाहिए, और कैसे आप जो है बच्चे की जो मेंटल एज है आप उसको उसकी एक्चुअल एज के साथ जो है ला सकते हो। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं कि हम एक इंस्टीट्यूट सेटिंग में, एक एजुकेशन सेटिंग में एक बच्चे को कैसे मोटिवेट करें, उनका बिहेवियर कैसे अच्छे से मॉडिफाई करवाएं, उनका जो अचीवमेंट लेवल है उसको हाई करें, ताकि वो हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें और उस चीज़ को मतलब अचीव कर सकें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कहूँ तो तारे ज़मीं पर जो जो आमिर खान का रोल था, वो एज अ एजुकेशनल साइकोलॉजी आप कह सकते हो कि उसने कैसे एक बच्चे को जो पढ़ने लिखने में उसको इशू आ रहा था, डायलेक्सिया उसको था, तो उसने कैसे मतलब उस बच्चे को जो है उसका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करवाया। तो ये होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। अगर हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात करें तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम ये बात करते हैं द अप्लाइड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यूज टू स्टडी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। देखें, इस चीज़ को आप समझें कि हम वर्क प्लेस में एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसे समझें, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, उसको कैसे एनालाइज करें, ये हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हम। और यही हमारा जो वर्क होता है ना, वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। अब देखें, 2 लोग हैं, ठीक है, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। एक बंदा वो है जो बड़ी पीसफुल उसकी लाइफ चल रही है, सारे सिचुएशन बैलेंस है, कोई स्ट्रेसर नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है, हैप्पी लाइफ गुजार रहा है। अब जब वो आएगा, ठीक है, तो उसकी जो वर्किंग एबिलिटी होगी वो तो बहुत हाई होगी, ठीक है, वो तो अच्छे से काम कर रहा होगा। अब एक बंदा है, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर आ रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी सही से नहीं गुजार पा रहा है, एग्रीशन लेवल ज़्यादा है। अब जब वो आएगा, ठीक है, एक कंपनी में काम करने या एक इंडस्ट्री में काम करना है, आपको क्या लगता है कि जो उसकी मेंटल कैपेसिटी होगी या जो उसकी वर्किंग एबिलिटी होगी वो दोनों लोगों की सेम होगी? नहीं होगी सेम। अगर एक बंदा जो बिल्कुल 100% अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहा है, ठीक है, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो 100% दे रहा होगा अपना उस इंडस्ट्री के अंदर। और एक बंदा जो बहुत ज़्यादा मसलों में घिरा हुआ है, वो नहीं देगा, वो 60%, 70%, 80% देगा उस कंपनी में। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं, अगर इनकी सिचुएशन वर्स्ट होती है या इनकी सिचुएशन के अंदर कोई स्ट्रेसर आता है, तो हम उसको कैसे ओवरकम करें। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ की तरफ जा रही है, तो हम उसको कैसे इंक्रीज़ करें।
ठीक है। अगर उनके पास कोई सिचुएशन है, अगर उनके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका आउटकम जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें उनको दे रहा है, तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ओवरकम करना है, तो ये सारा सब कुछ हमारे पास आएगा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हम। और यही हमारे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो यही काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कि लोग जो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करनी है, और इनके स्ट्रेसर ऑफ जो लाइफ है उसको कैसे डिक्रीज़ करना है। अगर हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करें तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी में हमारे पास ये कहा गया है कि भाई एक जो पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअली इसके ऊपर एक ह्यूमन के ऊपर फोकस किया जाता है, ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था, एक ह्यूमन के ऊपर फोकस किया जा रहा था। बहुत सारी थेरेपीज ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल थेरेपीज होती हैं, जो हम ग्रुप के अंदर नहीं दे सकते, जो हमें एक पर्सन को सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर जो क्या कहते हैं वो थेरेपी जो है वो देनी पड़ रही होती है, उसके लिए अलग अलग सेशन भी रखवाने पड़ते हैं। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी में क्या होता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी इज थ्योरी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, नॉट अ थेरेप्यूटिक अप्रोच, ठीक है, दैट इनकरेज इंडिविजुअल टू मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टू सोसाइटी एज वेल एज टू अचीव पर्सनल हैप्पीनेस। अब इसमें इन्होंने ये बात कही कि भाई इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंदर जो ह्यूमन, मतलब जो हमारे पास, इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे होते हैं और थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो थ्योरीज अप्लाई होंगी इनके अंदर जो सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। इससे ये होता है कि भाई हम उनको मतलब उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इनक्रेज करते हैं कि आप पॉजिटिविटी मतलब अपने अंदर लाएं। बहुत सारे हादसा लोगों की ज़िंदगी में ऐसे हो चुके होते हैं जो वो हंसना भूल चुके होते हैं, यानी क्या कहते हैं, या मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन के अंदर जा चुके होते हैं, जो मतलब बिल्कुल ऐसे स्टेज पे खड़े हुए होते हैं वो, कि अगर थोड़े टाइम बाद वो वाकई पूरे मेंटली इल हो जाएं, तो उन चीज़ों को उसमें रोकने के लिए ऐसे थेरेपीज़ इंडिविजुअल साइकोलॉजी ये फोकस कर रही होती है कि भाई उन लोगों को वापस खुशियों की तरफ कैसे लाया जाए, उनके अंदर पॉजिटिविटी, उमंग, होप, वर्थ कैसे वापस लाया जाए, उनको पर्सनल अचीव हैप्पीनेस कैसे बनाया जाए, उनको कैसे बनाया जाए कि भाई जो चीज़ें ज़िंदगी में हो गई वो हो गई, अब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, आप आगे बढ़ें और अपनी हैप्पीनेस की तरफ आए। पता है हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बिगाड़ जो होता है ना वो जब पैदा होता है, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम चीज़ों से भाग रहे होते हैं। जिस दिन आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, यकीन माने आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा। आपको भले उस वक्त रोना आएगा, कंडीशन ऐसी होगी कि वर्स्ट होगी, आपको ऐसा लगेगा जो सोचा था वो वैसा हुआ नहीं है, आपको उस वक्त रोना आएगा, बट वो जो रोना होगा ना वो एक दो दफ़ा का होगा, उसके बाद आपको खुद सुकून मिलेगा कि भाई आप जिस चीज़ से भाग रहे थे आप उसको मत भागें, आप उसको फेस करें, आप उसको एक्सेप्ट करें, फिर आप ग्रो कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है एनिमल और कंपैरेटिव साइकोलॉजी। देखिए एनिमल और कंपैरेटिव साइकोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं जो कि बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब उनके ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो थोड़े बहुत सिमिलर हो रहे होते हैं ह्यूमन से, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होगा, रेड डॉग्स, कैट, ऐसे जो होते हैं ना, मतलब जैसे चिंपैंजी, मंकी, ऐसे जो होते हैं ना उनके मतलब उनके जो लॉ ऑफ बिहेवियर होते हैं ना वो थोड़े बहुत सेम हो रहे होते हैं दूसरी स्पीशीज़ से। तो फिर क्या होता है कि जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो स्टार्टिंग में जो है वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि उन लोगों के लिए मतलब ख़तरनाक हो और जो लोग हैं वो मर जाएं। तो वही एक्सपेरिमेंट जो है वो एनिमल के ऊपर किए गए और एनिमल के थ्रू जो है वो लॉज बनाए गए। जैसे हमारे पास जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आ जाती है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आ जाती है, ये हमारे डॉग और पिजन के ऊपर की गई थी, और उसको जो अब हम लोगों के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, उसका जो प्रिंसिपल जो थ्योरी जो उन्होंने बनाई, जो उन्होंने मतलब उसका आउटकम दिया, वो हम अब लोगों के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं कि हम कैसे बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मतलब एनिमल्स के ऊपर जो है वो काम किया गया, फिर उसके जो आउटकम थे वो लोगों के ऊपर अप्लाई किए गए, फिर देखा हाँ भाई वाकई जो है वो बिहेवियर जो है मॉडिफाई हो सकता है। बट उसके बाद जो है जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगाई कि भाई आप लोग जो है ना वो जानवरों के ऊपर ज़्यादती नहीं करेंगे, उनका यूज़ नहीं करेंगे आप,
लोगों को मतलब लोगों का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने के लिए। बट अब बेसम हाउ बहुत सारी जगहों पे एनिमल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं एज आ आपके लिए इंस्ट्रूमेंट तो खैर नहीं कहेंगे, बट एज आ मतलब उनको उनके ऊपर काम किया जाता है ताकि हम जो है उनको समझ सकें और उनका आउटकम देख सकें और फिर वो जो है वो लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकें। अब हमारे पास नेक्स्ट है और जो लास्ट है वो है पैरासाइकोलॉजी। देखिए पैरासाइकोलॉजी जो है ना ये भी बिल्कुल न्यू फील्ड है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हम ये फील्ड जो है डील कर रही होती है प्रॉब्लम के साथ, व्हाट हैप्पीनेस टू एन इंडिविजुअल आफ्टर डेथ। देखें ये जो सारी जो पैरासाइकोलॉजी है ना ये क्या वर्क कर रही होती है, पैरासाइकोलॉजी ये वर्क कर रही होती है कि हम लोगों की जो है मतलब उनकी उनके जो कहते हैं ना एक स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल ताकत के जो लोग होते हैं वो अपनी आंखों से चीज़ें मतलब ऐसा कुछ जो उनकी आइज़ में होता है जो अपनी आंखों से ना क्या कहते हैं चीज़ें सामने वाली गिरा देते हैं। तो ये कैसे गिराते हैं, लोगों का बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है, लोगों का माइंड पढ़ते हैं, उनके पास देखते हैं इसकी क्या एबिलिटी है। जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि ना जब डेथ हो जाती है तो भाई वो बोलते हैं क्या कहते हैं हम आत्माओं से बात करेंगे, उनसे बातें करते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना पैरासाइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है कि ह्यूमन माइंड को उसमें कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सारी थी साइकोलॉजी के बारे में। बट अभी भी इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो बहुत सारी रहती हैं। जैसे हमारे पास क्लिनिकल आ गया, जैसे हमारे पास पॉजिटिव आ गया, जैसे हमारे पास क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का आ गया, जैसे और बहुत सारी जो फील्ड हैं वो रहती हैं। और मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।